दिल्ली और बिहार में चुनावी हार की जली बीजेपी अब उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में 1.5 दशक पुराना फॉर्मूला आजमा रही है। बीजेपी हिंदुत्व के चूल्हे पर पिछड़ी जाति का बर्तन चढ़ाकर जीत का स्वाद चखना चाहती है। ये मेरे शब्द नहीं है, मेरे प्रोड्यूसर नृपेंद्र सिंह ने लिखे हैं। बीजेपी ने यूपी में हिंदुत्व की पाठशाला से पढ़े और यादव जाति को छोड़ सबसे बड़े ओबीसी समुदाय से जुड़े केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी अध्यक्ष बनाया है। अब याद कीजिए 1990 के उस दौर को जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी हिंदुत्व की लहर में लोध जाति से आने वाले कल्याण सिंह के सहारे लखनऊ का लाल किला जीती थी। तब से यूपी की सत्ता से बीजेपी दूर है। ऐसे में अहम सवाल क्या हो जाते हैं, क्या बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मंडल कमंडल दोनों कार्ड खेले हैं? क्या यूपी में मुलायम माया की काट हो सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य? और विकास है मूल मंत्र तो बीजेपी क्यों जाति का गणित कर रही है? और मेरे साथ बीजेपी के यूपी से ही सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह स्टूडियो में मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से पीएल पूनिया उनके वरिष्ठ नेता, साथ ही साथ नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी से मोर्चा संभाल रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री हैं मेरे साथ, और संघ विचारक राकेश सिन्हा भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। भारतेंद्र जी, एक चीज बताइए, मेरा तजुर्बा थोड़ा कम है पर फिर भी 15-20 साल हो गए देखते हुए राजनीति को। मुझे बताइए ऐसा कोई वाकया कि एक प्रदेश अध्यक्ष का परिचय हो रहा है और बताया जा रहा है कि देखिए ये जनाब 14 साल से आरएसएस में हैं, ये वीएचपी में भी रहे, ये गरीब परिवार से आते हैं, किसान के परिवार से आते हैं, ये पिछड़ी जाति के भी हैं, इन्होंने चाय भी बेची है और अखबार भी बेचे हैं, और अब आपके ये प्रदेश के अध्यक्ष। आप सवाल भी आप खुद पूछेंगे अपने पत्रकार बंधु, और फिर जवाब क्यों दिया ये भी आरोप लगा देंगे। आप खुद ही ये सारी जांच करके सामने लाएंगे। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई छुपी बात नहीं है। हमें गर्व है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजनीतिक शाखा हैं। इसमें कोई छुपी बात नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता होते हैं वो अधिकतर गरीब परिवेश से होते हैं और दिन रात मेहनत करके, पढ़ाई करके, संघ कार्यालय में रह के और विस्तारक फिर प्रचारक मतलब बनके इतनी अभी चोट महसूस कर रहे हैं कांग्रेस के वो तंज की, सूट बूट की सरकार कि अब बिल्कुल यू टर्न लेने लगे और उस चीज को बाकायदा प्रोजेक्ट करने लगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं केवल आपको याद दिलाना चाहूंगा, अडवाणी जी भी प्रचारक थे, अटल जी भी प्रचारक थे, पर वो चीज इस तरह से पेश नहीं की गई। अब क्यों पेश की जा रही है? मेरा सवाल ये है। अगर आप कुछ प्रश्न करें तो उसका जवाब तो मैं दूंगा ही। अब आप प्रश्न कर रहे हैं, मैं जवाब दूं तो आपका समस्या है, मैं ना दूं तो आपको समस्या है। मतलब कि वो वीएचपी से भी जुड़े हैं तो मंदिर कहीं ना कहीं आ जाएगा, वो पिछड़ी जाति से हैं तो मंडल भी कहीं ना कहीं आ जाएगा। ये मंडल कमंडल एक साथ लेकर चल रहे हैं। चाय बेचते थे तो वो आम आदमी गरीबी आ जाएगी। हाँ। नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ये गरीब आदमी को? नहीं, हम ये जानना चाहेंगे कि इतना अहम सूबा है, उसके प्रदेश अध्यक्ष किसी को बनाया गया, वो कितने बढ़िया प्रशासक हैं, उन्होंने सामाजिक योगदान क्या दिया, वो उनकी काबिलियत क्या है, ये काबिलियत बताएंगे। नहीं, वो बहुत दिनों से संगठन के कार्य में लगे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अशोक सिंघल जी ने एक गरीब बच्चे को अपनाया, राम उसे मंदिर बनने पाला। गए हैं, ये तो सीधा हो गया ना जी। क्या अशोक सिंघल की बात अब और आप लेकर आने लगे, ये भी बताया जाने लगा। अशोक सिंघल कोई बीजेपी से थोड़ा जुड़े हैं, आप कभी नहीं जुड़े थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राम मंदिर तो बहुत बाद का मुद्दा है। ये तो तब छोटे से बच्चे थे जब अशोक सिंघल जी ने इनका लालन पालन, शिक्षण, चिकित्सा, शिक्षा बताने वाले को बता रहे हैं ना, संकेतों में होने लगी है राजनीति। नहीं, अब वो आप संकेत क्या, आप तो खुद पूरे राष्ट्रीय चैनल पे खुद बता रहे हैं। आप प्रश्न भी पूछेंगे, मुझे जवाब भी नहीं देने देंगे। आखिरकार इसमें गलत क्या है? अगर एक योग्य अच्छा बच्चा किसी व्यक्ति के द्वारा अपनाया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है, उसे संगठन के कार्य में, सामाजिक कार्य में लगाया जाता है, वो आहिस्ते आहिस्ते अपने परिश्रम, अपने मेहनत, अपने हुनर की वजह से संगठन में उठता है, विधानसभा का चुनाव लड़ता है, हारता है, पुनः लड़ता है, जीतता है, फिर उसे एमपी का टिकट मिलता है, वो फिर रिकॉर्ड वोटों से उस सीट से जीतता है जहां पर बीजेपी कभी जीती नहीं, और जो नेहरू जी की सीट थी, ऐसी सीट से वो जीता है। तो क्या ये योग्यता नहीं है? अगर उसमें राजनीतिक हुनर नहीं है, क्या उसे हमें नहीं सराहना चाहिए? भारतेंद्र जी एक चीज छोड़ गए, दो चीजें।
कि परिचय में एक तो ये नहीं बताया गया उनके खिलाफ मुकदमे कितने हैं, और दूसरी चीज ये छोड़ गए कि वो एमपी होने के बाद जब बाई इलेक्शन होता है उनकी सीट का तो सीट हार जाती है बीजेपी। ये छूट गए। नहीं साहब, वो समाजवादी पार्टी जीतती है सीट। मतलब एक एमपी, आप इतने अगर योग्य लोकप्रिय नेता हैं कि आप एमपी का चुनाव जीत के आए, पर पिछड़ी जातियों में यादव के बाद दूसरी सबसे बड़ी जाति से आते हैं। अब यहाँ पर ये एक और क्वालिफिकेशन सबसे बड़ी जाति मौर्य है या कुर्मी है, मुझे लगता है शायद कुर्मी है दूसरी सबसे बड़ी जाति उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी मौर्य जो है एक बड़ा साइजेबल बड़ी जाति है, नो डाउट। लेकिन अगर आप लोकप्रिय हैं तो आप जब एमपी बनते हैं और एमएलए की सीट आप छोड़ते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी एक तरह से बन जाती है कि वो सीट आप पार्टी के लिए जिता के लाएं, और वो सीट आप हार जाते हैं। तो ये भी तो एक, पर ये दरअसल पीएल पूनिया साहब, ये अंदरूनी मामला है बीजेपी का, और बीजेपी अगर एक बहुआयामी, अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं, एक शख्सियत पेश करती है तो दूसरों को क्या परेशानी इसमें? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अगर अपने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किसी को नियुक्त करते हैं तो ये उनका अपना मामला है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में कोई आएगा और अगर उनके खिलाफ अपराध होंगे, उनके खिलाफ कोई बात होगी तो वो तो चर्चा में आएगी। ये मान लेना कि वो मौर्य बिरादरी के हैं और वो सब पूरे उत्तर प्रदेश भर का वही जिम्मेवार हो गए उस बिरादरी के वोट लेने का। सब जगह हर सीट पे अपने अपने हिसाब से लोग वोट देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की ये सोच गलत है कि इस जाति का रखो ताकि ओबीसी का हो जाए, गरीब होगा तो उसको हो जाए। तो ये कौन तरीका है? आप गवर्नेंस कर रहे हैं, आप केंद्र में सरकार है, आप अपने परफॉर्मेंस के आधार पर वोट मांगेंगे, विकास के लिए वोट मांगेंगे या जात के आधार पर वोट मांगेंगे, तो ये हमारी समझ में नहीं आता। सभी तो जात के आधार पर मांग रहे हैं। चुनाव में नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। 2014 के चुनाव में जो वादे किए थे आप वो बताएं, वो बताना पड़ेगा। 2017 में जब चुनाव प्रचार में निकलेंगे, जगह जगह पे बिहार में पैकेज दे के आए, आज तक पैकेज का कुछ पता नहीं है, वो लोग पूछेंगे। आप आसाम में जा रहे हैं, वहां पर एक पैकेज की घोषणा कर रहे हैं, लोग तो पूछेंगे नहीं। आपने काम क्या किया है। लेकिन नवेद सिद्दीकी साहब, सिर्फ आगे विकास की क्या स्ट्रेटेजी है, प्रदेश का कैसे विकास होगा, वो रणनीति है। यही तो राजनीति है। पर पूनिया साहब, नवेद सिद्दीकी, मुझे एक चीज बताइए, पूरी तरह से सारा खेल ही तो ये होता है, सारी गोटियां सेट करनी पड़ती हैं, जात पात को भी देखना पड़ता है, मुद्दे, इमोटिव मुद्दे क्या है, ऐसा व्यक्ति, ज्वलंत मुद्दे क्या है, उनको कौन आगे ले जाएगा, ये सब तो राजनीति का हिस्सा है। अगर बीजेपी ये राजनीति कर रही है तो बीजेपी पर क्यों उंगलियां उठे? नवेद सिद्दीकी, ये अपने एफिडेविट में लिखा है कि 10 आपराधिक मामले हैं, जिसमें हत्या का भी है, 420 का भी है, और ये नहीं 2008 से लेके जी नवेद सिद्दीकी। जी संदीप साहब, माफी चाहता हूं, बीच में पुनिया साहब काफी कुछ बता रहे थे तो उसमें आपका प्रश्न जो था वो मेरा सवाल ये है नावेद भाई, मेरा सवाल ये है नावेद भाई कि राजनीति में जात पात, ज्वलंत मुद्दे कौन आगे पुरजोर तरीके से लेकर जा पाएगा? ये तो पोस्चरिंग होती ही है ना, बीजेपी कर रही है, तो इसमें क्या गुरेज? जी देखिए, इसमें 3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि ये उनका अंदरूनी मामला है। हर पार्टी जो है वो स्वतंत्र है संदीप भाई, सबको हक है अपने यहाँ फेर बदल करने का, अपने यहाँ ये देखने का कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन सही काम नहीं कर रहा है, तो उसको फेर बदल करने का हक हर पार्टी को होता है। तो इसमें समाजवादी पार्टी हम बीच में हस्तक्षेप करें, ये ठीक नहीं। दूसरी चीज, अब आप इसी से अंदाजा लगाइए संदीप भाई कि सन 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश में इतनी भारी सीटें लेकर के ये लोग यहाँ पर आए हैं, जो वादे किए इन्होंने, सीटें मिली तो उस वक्त जो प्रदेश अध्यक्ष थे तो उस प्रदेश अध्यक्ष को इन्होंने साफ कर दिया। तो ये भी नहीं सोचा कि लोकसभा में इतनी सीटें लेके आए तो कुछ ना कुछ तो रोल इनका रहा होगा। तो जब ये उनके नहीं हुए तो ये आम जनता के क्या होंगे? ये जनता के भी नहीं हो सकते। नावेद भाई, सफाई अभियान जहां तक हम करें, देखिए नावेद भाई, दलित कार्ड खेल रहे हैं, नावेद भाई, ये दरअसल जो आपको आपत्ति नहीं, इनका तो अंदरूनी मामला है, जो ये आप बातें कह रही हैं, आपकी बातें शरीर के जिस भी हिस्से में होती हों वो खिल तो नहीं रही। आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई ऐसा अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट मिला, आपने 2014 का जिक्र किया, कोई भारी भरकम बम ना गिरा दें,
आपके लिए परेशानी ना कर दें। एक बहुत ही अननोन फेस को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया यूपी का, उसके चलते बातें तो नहीं आपकी खिल रही। देखिए, अननोन फेस को बना दिया, जिसको भी बनाए वो उनका अपना मामला है, लेकिन एक बार ये देख लेते कि वो साफ बात करते हैं कि साफ छवि का इंसान हो, सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास। और आप इनका रिकॉर्ड देख लिए, सारे रिकॉर्ड्स अब हमें दोहराने की जरूरत नहीं है। जब से ये बने हैं तब से लगातार हर चैनल पे चल रहा है कि इनके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं, कितने मुकदमे, कितने केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं। तो हम ये नहीं कहना चाहते, लेकिन देखिए ये अपना एक कार्ड है, ये मास्टर कार्ड इनके पास बचा है, क्योंकि जैसा कि मास्टर कार्ड मानते हैं आप इसे? मैं पुनिया साहब की बात से इत्तेफाक ये रखता हूं कि इन्होंने जो वादे किए, नहीं, इन्होंने जो वादा किया था संदीप भाई, वो वादे पूरे नहीं किए, तो अब ये मुंह दिखाने लायक बचे नहीं, इनके पास अब कुछ है नहीं। तो अब ये एक दलित कार्ड इनके पास बचा है, ओबीसी, तो ये इन्होंने सोचा कि चलो अब इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को इन्होंने कहते हैं बलि का बकरा बनाया। अब उनके लिए तो मैं यही कहूंगा, गालिब का बहुत मशहूर शेर है, बहुत कॉमन शेर है कि बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से। पर दरअसल कहीं जो चाहे कांग्रेस की बात हो, नावेद भाई मैंने आपकी बात सुन ली, नहीं थे, मैंने सुनी आपकी बात, सुन लीजिए, मैंने अपनी एक मिनट अब मैंने नावेद भाई एक और सुन लीजिए, मैं अभी आता हूं आपके पास, सबको पूरा वक्त दे देना। नावेद भाई और जो पीएल पूनिया साहब कह रहे हैं, देखिए इनको दिक्कत नहीं हो रही। दिक्कत क्या इसलिए नहीं हो रही कि उत्तर प्रदेश में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, एक तरह से देखा जाए। कहने को बहुत कद्दावर नेता भी हैं, लेकिन कमान कोई हाथ में लेने को तैयार नहीं। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, घंटी बंध गई मौर्य के गले में। नहीं, बिल्कुल। देखिए, पूनिया जी और नावेद भाई को या इनकी पार्टियों को मौका मिल गया ये कहने का कि साहब इतने मुकदमे हैं, इतना हुआ। वो अलग बात है कि नावेद भाई की पार्टी में बहुत सारे लोगों पे मुकदमे हैं और पूनिया जी की पार्टी में भी ऐसे लोग होंगे, तो ये मुकदमे वाली बात तो अपनी जगह है। देखिए, बीजेपी ने इसमें असल में पूरा कॉकटेल देने की कोशिश की है, और बीजेपी ने बल्कि संघ ने पूरा कॉकटेल देने की कोशिश की है। जो भी आप शुरू में कह रहे थे कि वो पिछड़े भी हैं, वो जो है नया चेहरा भी है, वो अपेक्षाकृत युवा भी हैं, और वो पूर्वांचल से भी आते हैं, मध्य बिल्कुल इलाहाबाद के फूलपुर सीट से, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण कर लेंगे, वहां पर थोड़ी जातिगत हो जाएगा, और हिंदुत्व का चेहरा भी है, विश्व हिंदू परिषद भी है, मंदिर भी है, पूरा कॉकटेल जो है उसमें गौ माता भी होंगी, भारत माता भी होंगी और राम जी भी होंगे। तो पूरा कॉकटेल देकर के बीजेपी कोशिश करेगी, और विकास के लिए प्रधानमंत्री जी का चेहरा रहेगा ही। नरेंद्र मोदी जी जाएंगे, विकास की बात करेंगे। तो पर क्या मौर्य साहब, मैं बीच में आपकी बात काट रहा हूं, एक और सवाल अभी पूछना है, क्या वो आपके चेहरा भी हैं, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी केशव प्रसाद मौर्य हैं? दो तीन बातों का मैं जवाब दूंगा आपके सवाल को पहले लेते हुए कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये तो शीर्षस्थ नेतृत्व तय करेगा। अरे इतनी काबिलियत है उनका, इतने बहुआयामी निश्चित वो खुद भी हो सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है, मगर एक नया चेहरा भी लाया जा सकता है। आपने बात कही थी उपचुनाव की कि क्यों ये हारे, तो केवल मौर्य जी की सीट नहीं, मेरी अपनी सीट हार गई है। 14 हम बने नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा है या नहीं, देखिए अभी पॉइंट पर रहते हैं। एक मिनट सुनिए, तो आप अगर अध्यक्ष बनते तो आपसे भी सवाल पूछा जाता है कि अपनी सीट आप नहीं बने। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं 14 में से 10 सीटें हारी गई हैं उपचुनाव में। ये मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं क्या? जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं, क्योंकि सवाल इसलिए नहीं, सवाल इसलिए अभी पूनिया साहब से पूछूंगा, प्रियंका गांधी को भी उतारने वाले हैं क्या मैदान में? इनके पास तो चेहरा नहीं है, लेकिन समाजवादी के पास मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, बीएसपी के पास मायावती, उन चेहरे की काट कौन है आपकी? केशव प्रसाद मौर्य क्या? हमारे पास बहुत सारी काट हैं, बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, उन्हें कब फील्ड करा जाएगा, कब उतारा जाएगा, किस योजना को अपनाया जाएगा, ये शीर्षस्थ नेतृत्व का विषय है। केवल वही इसका समय पर जवाब देंगे। जैसे अध्यक्ष कौन बनेगा, आपने बता दिया साहब ये पूरी कॉकटेल है। मैं कहता हूं साहब इस किसी भी मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी ने कब अपना मुंह मोड़ा है? क्या बिना चेहरा दिखाए आपको नुकसान होता है? आप मुझे समाप्त, ये तो बात आप समझ गए हैं ना संदीप जी, अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो कैसे चलेगा ये इंटरव्यू? हमने कब मना करा साहब, हमने कब मना करा कि हम पिछड़ों के साथ हैं? केशव प्रसाद मौर्य मुलायम और मायावती की टक्कर दे सकते हैं? निश्चित दे सकते हैं, संगठन के संस्कारित कार्यकर्ता हैं, उन्हें आपकी बात सही है। ये डेविड वर्सेस गोलायत तो नहीं हो गया विनोद? नहीं, अभी जब तक मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला न करें, नहीं, फिलहाल तो टक्कर देने के लिए उतार दिया ना मैदान में। नहीं, उतार दिया मुख्यमंत्री का चेहरा बताएं ना बताएं। केशव प्रसाद मौर्य की टक्कर होगी स्वामी प्रसाद मौर्य से। हाँ, मायावती से टक्कर कैसे होगी? हाँ, मायावती तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी है, पार्टी अध्यक्ष भी है। बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य की
की टक्कर जो स्वयं प्रसाद मौर्य से होगी, मौर्य वोट से लगाने तो की। इतना संकोच क्यों? मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी बता दें। आप बता दें तो बहुत अच्छा है, लेकिन संकोच इसलिए है कि अभी इसको तौला जाएगा, अभी ये प्रतिक्रिया देखी जाएगी कि अच्छा। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर क्या कितनी प्रतिक्रिया होती है, क्या रिएक्शन होता है। बीजेपी के अपने जो वोट बैंक है, खासकर जो सवर्ण वोट बैंक है, ब्राह्मण वोट बैंक है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को हटाने से निश्चित रूप से एक रिएक्शन उसमें होगा कि नहीं होगा, ये देखा जाएगा, ये तौला जाएगा। भारतीय नहीं, जनता पार्टी बैठे हुए मैं हैं आपको- पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जाटों का बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिन्होंने पूरा 2014 में अगर मुजफ्फरनगर की परिणति से इतना पूरा माहौल बना तो वो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, उसके हिसाब से तय किया जाएगा, क्योंकि अभी टाइम है, तय किया जाएगा कि चेहरा उतारा जाए या ना उतारा जाए। ये सारी चीजें देख करके बीजेपी अपना फैसला करेगी। तो बीजेपी अभी तौल रही है। भारतीय जनता पार्टी का 3 वर्ष का संगठन का सत्र होता है, हर 3 साल बाद अध्यक्ष बदला जाता है। इस वजह से लक्ष्मीकांत वाजपेयी तो जी यूपी बदले के गए। चेहरा स्वामी- उससे पहले शाही जी थे, वो बदले गए थे, तो इसे किसी को तो यूपी हटाया का या चेहरा जोड़ा नहीं गया बीजेपी है। का केशव प्रसाद मौर्य है। संगठन के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य हैं, मगर ऐसा भी हुआ है कि अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री चेहरा नहीं रहा है, ऐसा भी हुआ है। तो नया चेहरा लाया भी जा सकता है और शायद ना भी लाएं। चेहरा तो कौन होगा? मंडल कमंडल बहुत की बड़े-बड़े राजनीति भी नेता हो रही हैं। है, आरएसएस की बात भी हो रही है, वीएचपी की भी बात हो रही है, आर्थिक पृष्ठभूमि भी बताई जा रही है, चाय बेचने का सिलसिला फिर से शुरू होने वाला है यूपी में। पर बीजेपी संकोच कर रही है अभी, चेहरा है या नहीं। आपका चेहरा कौन है पूनिया साहब? आप भी तो बता दीजिए। समाजवादी और बहुजन समाज को तो पता है उनके चेहरे कौन है, हम भी जानते हैं। आपका चेहरा कौन होगा, यही खुलासा कर दीजिए आप। कि चेहरा सामने आने के लिए अभी समय है, और हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि हम चुनाव लड़ते हैं अपने संगठन की मजबूती के आधार पर। और हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक एक लाइन से जो मेहनत करके वो चुनाव जिताएंगे। हाँ। और इसी के आधार जैसे पर 2014 का जिताया था। सोनिया और राहुल नहीं नहीं, मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। अभी उसके बाद उसके बाद परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। हाँ। अब वो परिस्थितियां नहीं है जो वादे किए थे, जो समझ बाग दिखाए थे। ऊपर एक करिश्माटिक लीडर की तो जरूरत होती है ना पूनिया साहब। 15-20 लाख वो कहते हैं कि हमारे अकाउंट में कब आएंगे। किसान पूछ रहे हैं कि हमारे पर आदमी चेहरा देखना चाहता है ना। कहाँ चलेंगे? पार्टी की अगुवाई कौन करेगा? पूनिया साहब, आपने पंजाब में कैप्टन को चेहरा बना दी। पार्टी की अगुवाई कौन करेगा? हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री जी है, वो हमारे चेहरा है, प्रदेश के चेहरा है। और आगे अगर कोई परिवर्तन होगा तो फिर प्रियंका गांधी आएंगी क्या? नेतृत्व उसमें निर्णय लेगा। नहीं नहीं, देखिए आप जानते नहीं, हैं उसका राजनीति को मुझसे कोई- बेहतर ऐसा समझते कोई हैं निर्णय नहीं पूनिया है। साहब। ऐसा आप कोई मुझसे निर्णय बेहतर नहीं है। समझते हैं राजनीति को। ऐसा कोई 2009 में निर्णय 21 नहीं है। सीटें आई आपकी यूपी में, तो सेहरा बंधा राहुल गांधी के सर पर। राहुल गांधी जाने को तैयार नहीं, अब तो उनका कद और बड़ा हो गया, वो यूपी की कमान थोड़ा संभालेंगे। तो क्या प्रियंका, बहन प्रियंका संभाल लेंगी? मेरा सवाल ये है सीधा। एक करिश्मेटिक लीडर तो चाहिए ना, ग्रास रूट्स पर भी जान फूंकने के लिए। नहीं, पूनिया जी खुद भी एक चेहरा हो सकते हैं। मैं अभी आने वाला था, अगला सवाल तो यही था। देखिए मैं स्पष्ट रूप से बता दें कि प्रियंका जी हमारी वरिष्ठ नेता हैं और वो उनको एक काम है, रायबरेली अमेठी का काम शुद्ध रूप से देखती हैं। अगर आगे कोई जिम्मेवारी दी जाती है तो फिर हाईकमांड उसको तय करेगा। परिवार की जिम्मेदारियों से आगे भी बढ़ना पड़ेगा ना। आज रायबरेली अमेठी तो परिवार की सीटें हाँ, तो वो हैं, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा ना। देखिए शीर्ष नेतृत्व जरूर समझेगा तो जरूर करेगा, चलिए। लेकिन आज के दिन ऐसा कोई निर्णय नहीं है। पर सवाल बड़ा ये है कि हम कब तक मंडल कमंडल, ओबीसी, जात क्या है, अखबार बेचते थे नहीं बेचते थे, चाय बनाते थे या नहीं बनाते थे, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। विकास कहां चला जाता है? उत्तर प्रदेश विकास के लिहाज से क्या चेहरे पेश कर रहा है और राजनीतिक जमात क्या हमें दे रही है?